Hello dear student, welcome back to Raja classes. In this video I am going to teach you polity and the topic name is संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। तो इस वीडियो में संविधान की जो टोटल जो अनुसूची है 12 उस पर डिस्कस किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कि अलग अलग एग्ज़ामों में अनुसूचियां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला अनुसूची है प्रथम अनुसूची। तो हमें यहाँ ये समझना है कि प्रथम अनुसूची में यानी संविधान के प्रथम अनुसूची में क्या है। तो सबसे पहला इसमें है कि राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, यानी राज्यों के नाम और न्यायिक क्षेत्र है। दूसरा है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, यानी दूसरा क्या है इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। तो याद रखना है प्रथम अनुसूची में है राज्यों के नाम एवं उनकी न्यायिक क्षेत्र, उसके बाद है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। नेक्स्ट अब है दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या है कि परिलब्धियां पर भत्ते विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। मीन्स ये हुआ कि जो भी यहाँ मैं मेंशन किया हूँ टोटल 9 नाम है यहाँ पर। तो ये सभी को भत्ता जो मिलता है सरकारी, जैसे राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, इस सभी को जो भत्ता मिलता है वो दूसरी अनुसूची के तहत मिलता है, या फिर इसके लिए प्रावधान जो है वो दूसरी अनुसूची में है। तो इसमें क्या क्या है ये भी याद रखना है, बिकॉज कि जब बीपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी एग्जाम होता है तो इसमें डिटेल में पूछ दिया जाता है। सबसे पहला है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा राज्यों के राज्यपाल, यानी भारत के राष्ट्रपति को जो भत्ता मिलता है वो दूसरी अनुसूची में इसका प्रावधान है, और राज्यों के राज्यपाल को जो भत्ता मिलता है इसके लिए प्रावधान भी दूसरी अनुसूची में है। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो भी भत्ता मिलता है वो दूसरी अनुसूची में इसका प्रावधान है। उसके बाद है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, उसके बाद है राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, यानी राज्य में जो विधान परिषद होता है, राज्य का जो ऊपरी सदन होता है उसमें जो भी सभापति होता है या उपसभापति होता है, इससे रिलेटेड भत्ता जो है, इसके प्रावधान जो है ये क्या है दूसरी अनुसूची में है। मैं आपको बता दूं कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, जिसमें से कुल राज्यों में विधान परिषद है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कितने राज्यों में विधान परिषद है और वो कौन कौन से राज्य हैं। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को के भत्ता का प्रावधान है दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, यानी उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं तो इससे रिलेटेड भत्ता जो है दूसरी अनुसूची में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी जिसे क्या कहा जाता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो भी ये होते हैं, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इससे इनको जो भत्ता मिलता है इससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो दूसरी अनुसूची में है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रथम अनुसूची में है राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, यानी जितने भी राज्य के नाम है उसमें ये मेंशन है प्रथम अनुसूची में। जैसा कि अभी आपको पता है कि केरल अपना नाम बदलना चाह रहा है, केरल के विधानसभा में ये पारित हो गया है कि केरल का नाम केरलम रखने के लिए। तो अब फिर क्या होगा कि ये केंद्र सरकार के पास जाएगा, केंद्र सरकार यानी लोकसभा यानी हमारा जो संसद है ये अगर मंजूरी दे देगा इसका नाम परिवर्तन हो जाएगा, नाम बदल जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब उसका नाम बदलेगा केरल का तो प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो याद रखना है कि प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र का वर्णन है। उसके बाद है
प्रथम अनुसूची में ही संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी जो होता है, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, उसका नाम और उनकी सीमाएं यानी उसका सीमा कहाँ तक है, ये सब जो मेंशन है वो प्रथम अनुसूची में मेंशन है। क्लियर है। दूसरी अनुसूची में मेनली आपको याद रखना है कि दूसरी अनुसूची के तहत जो है अलग अलग राजनीतिक जो पोस्ट है उसे भत्ता दिया जाता है। जो सभी संवैधानिक पोस्ट है उसे भत्ता जो दिया जाता है दूसरी अनुसूची के तहत दिया जाता है, जो कि यहाँ मैं 1 से लेकर 9 तक मेंशन किया हूँ। तो ये भी आपको याद रखना है, कुछ नहीं है, इसे बार बार जब आप पढ़ेंगे तो ये इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट अब है तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में मेंशन क्या है, इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। तो मेनली याद रखना है कि तीसरी अनुसूची में शपथ है, तो कौन कौन से मतलब कि संवैधानिक पद है जिसमें इसमें शपथ मेंशन है, वो है प्रथम है संघ के मंत्री, यानी संघ के जो भी मंत्री होता है, यानी लोकसभा या फिर राज्यसभा से जो भी चुना जाता है, तो केंद्र सरकार जब बनता है, प्रधानमंत्री के कैबिनेट में जितने भी मंत्री होता है, तो उसका जो शपथ से रिलेटेड प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची में है। नेक्स्ट है संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, यानी संसद के लिए निर्वाचन हेतु जो भी अभ्यर्थी है उस रिलेटेड प्राप्त मतलब शपथ या प्रतिज्ञान तीसरी अनुसूची में है। उसके बाद है संसद के सदस्य, उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नेक्स्ट है राज्य मंत्री, उसके बाद है राज्य विधानमंडल के निर्वाचन, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, यानी राज्य विधानमंडल जो होता है, अलग अलग राज्य विधानसभा जो होता है, उसमें जो भी अभ्यर्थी होता है या फिर जो भी सदस्य बनता है उससे रिलेटेड जो शपथ का प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची में मेंशन है। उसके बाद है राज्य विधानमंडल के सदस्य, उसके बाद है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, यानी जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश शपथ लेता है वो तीसरी अनुसूची के तहत लेता है। तो मेनली आपको याद रखना है कि तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ है ना। तो इस तरह शॉर्ट में याद रखना है जिससे कि आपको इजीली याद रहेगा। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ है, शपथ में भी 3 अक्षर है, तो इस तरह करके आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि शपथ से रिलेटेड प्रावधान जो है वो तीसरी अनुसूची में है। और बाकी जो है इसे अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो ये इजीली याद हो जाएगा। तो इस तरह करके आप जो है तीसरी अनुसूची याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी अलग अलग राज्यों का जो राज्यसभा में सीट होता है या फिर केंद्र शासित प्रदेश का जो राज्यसभा में सीट होता है, तो इससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो चौथी अनुसूची में है, यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो होता है वो चौथी अनुसूची के तहत होता है। क्लियर है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब है पांचवी अनुसूची। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज के एग्जाम में कई बार इससे सवाल बना है। तो पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध, यानी जो अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र होता है उसके प्रशासन और उसके नियंत्रण के बारे में जो भी प्रावधान है वो पांचवी अनुसूची में है। क्लियर है। नेक्स्ट है छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। अब यहाँ पर है कि पांचवी और छठी में क्या डिफरेंस है। तो पांचवी और छठी में डिफरेंस ये है कि पांचवी अनुसूची में है कि जितना भी अनुसूचित जाति है, चाहे पूरे ऑल इंडिया में जिस क्षेत्र में अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जाति या जनजातीय क्षेत्र है पूरे ऑल इंडिया में, उससे रिलेटेड प्रशासन यानी उसका प्रशासन और उसका नियंत्रण जो है इसके बारे में उपबंध है। किसमें, पांचवी अनुसूची में। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पूरे ऑल इंडिया में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण
से रिलेटेड उपबंध किसमें है? 5वीं अनुसूची में। लेकिन 6ठी अनुसूची में क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों से रिलेटेड जो भी यानी इस 4 राज्यों में जो भी जनजातीय क्षेत्र है, इससे क्या प्रशासन के बारे में उपबंध है 6ठी अनुसूची में। क्लियर है? आई होप कि आपको 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो 5वीं अनुसूची में है पूरे ऑल इंडिया में जितना भी जनजातीय क्षेत्र है या अनुसूचित जाति का क्षेत्र है, तो उससे रिलेटेड प्रशासन से का प्रावधान या उसका उपबंध 5वीं अनुसूची में है। लेकिन 6ठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो भी जनजातीय क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो 6ठी अनुसूची में है। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में क्या मेंशन है? 7वीं अनुसूची में मेनली है केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वो है। तो 7वीं अनुसूची में है 3 अनुसूची मेनली 7वीं अनुसूची में 3 सूची है। संघ सूची, उसके बाद है राज्य सूची, उसके बाद है समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर संघ सूची में जो भी मेंशन है उसमें यानी जितना विषय इसमें है इस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो होता है केंद्र सरकार को। उसके बाद राज्य सूची में जो भी विषय है इस पे कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य सरकार को। उसके बाद है समवर्ती सूची। तो इसमें जितना भी विषय है इसमें कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को। क्लियर है? तो इसमें आपको याद रखना है कि संघ सूची में कितने विषय हैं। तो मूल रूप से 97 विषय पहले था, लेकिन संशोधन करके उसमें 100 विषय हो गया है। यानी याद रखना है कि संघ सूची में टोटल 100 विषय है। उसके बाद है राज्य सूची में मूल रूप से 66 था, लेकिन प्रेजेंट में है 61 विषय। क्लियर है? ये याद रखना है बिकॉज के अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची मूल रूप से 47 विषय था, लेकिन प्रेजेंट में 52 विषय इसमें है। तो याद रखना है कि संघ सूची में 100 विषय है, उसके बाद राज्य सूची में 61 विषय है, उसके बाद है समवर्ती सूची में 52 यानी 52 विषय है। क्लियर है? तो इस तरह करके याद रखना है बिकॉज कि ये एग्जाम में 7वीं अनुसूची से सवाल बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो भी अवशिष्ट शक्ति होता है तो अवशिष्ट शक्ति वो संघ सूची यानी संघ सरकार को उस पर कानून बनाने का अधिकार होता है। अवशिष्ट शक्ति या अवशिष्ट विषय का मतलब ये होता है जो भी विषय यानी संविधान जब लागू हुआ था उस समय वो चीज़ नहीं था तो वो अवशिष्ट विषय कहलाता है। जैसे जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय इंटरनेट नहीं था, टेलीफोन या मोबाइल नहीं था, तो ये अवशिष्ट विषय अभी के अकॉर्डिंग कहलाता है। तो इस पे कानून बनाने का अधिकार किसे रहेगा? संघ सूची या फिर कह सकते हैं संघ सरकार को। क्लियर है? आई होप कि आपको 7वीं अनुसूची क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुसूची है वो है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त यानी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं है ना। संविधान द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची मेंशन है। तो मूल रूप से 14 भाषा था पहले है ना, पहले था 14 भाषा यानी मूल संविधान में 14 भाषा है। उसके बाद संशोधन करके टोटल अभी प्रेजेंट में 22 भाषा है। तो याद रखना है कि संविधान के द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो टोटल 22 है जो कि अनुसूची 8वीं में है। क्लियर है? नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में है भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम। यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि भूमि सुधार यानी पहले
जब देश आज़ाद हुआ था तो अलग अलग राज रजवाड़े था या फिर अलग अलग जो जमींदार था उसके पास जमीन था बहुत सारा, तो उससे रिलेटेड जो भी संशोधन किया गया है वो मतलब अनुसूची 9वीं अनुसूची में ये चीज़ मेंशन है। तो 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन, यानी इसे समाप्त किया गया है जमींदारी प्रणाली। तो ये किस में मेंशन है, वो 9वीं अनुसूची में मेंशन है। तो मेनली 9वीं अनुसूची में याद रखना है कि भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन जो हुआ है वो 9वीं अनुसूची में इसका मेंशन है। क्लियर है। नेक्स्ट अब है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में क्या मेंशन है, मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां था, लेकिन टाइम टू टाइम संशोधन करके अलग अलग अनुसूची जोड़ा गया है, जिसमें से 9वीं अनुसूची की बात करेंगे तो ये 1951 में जोड़ा गया था। ये 1951 में संशोधन करके संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ये याद रखना है बिकॉज के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची भी बाद में जोड़ा गया है, जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ। मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां था, लेकिन ये प्रेजेंट में 12 है, तो अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें प्रथम जो संविधान संशोधन 1951 हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। अब देखेंगे 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया और इसमें क्या है। तो इसमें है कि दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध इस अनुसूची को, यानी मेनली आपको यहाँ याद रखना है कि 10वीं अनुसूची में है दल बदल कानून। उसके बाद ये अनुसूची कब जोड़ा गया था, तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा ये जोड़ा गया था। तो ये याद रखना है कि दल बदल कानून जो है वो 10वीं अनुसूची में है, और 10वीं अनुसूची को जो संविधान में जोड़ा गया है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया है। इस समय राजीव गांधी का सरकार था, ये भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है, यानी दल परिवर्तन रोधी इसे कानून भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि दल बदल कानून है वो 10वीं अनुसूची में, और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची। और इस समय जो प्रधानमंत्री था भारत का वो था राजीव गांधी। क्लियर है। और दल बदल कानून का मतलब ये हुआ कि कोई भी जैसे सांसद है या फिर एमएलए है तो वो अपना दल जो है बदल नहीं सकता है, हालांकि उसमें कुछ और प्रावधान है जिससे के तहत वो बदल सकता है, जिसके बारे में डिटेल में चर्चा अगले वीडियो में या फिर और भी वीडियो आएगा उसमें किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची भी बाद में जोड़ा गया है। तो इसमें क्या है, तो 11वीं अनुसूची में है पंचायत की शक्ति, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां, यानी पंचायत के पास क्या शक्ति होगा, है ना, इसका क्या जिम्मेदारी होगा, इससे रिलेटेड प्रावधान है 11वीं अनुसूची में। इसमें जो पंचायत में जो टोटल विषय होता है, यानी पंचायत को कितने विषय पर कानून बनाने का या फिर उस पर काम करने का अधिकार है, वो टोटल 29 विषय है। ये याद रखना है बिकॉज के एग्जाम में पूछा जाता है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। याद रखना है कि 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें क्या मेंशन है, पंचायतों की शक्ति या फिर जिम्मेदारियां। सिंपली याद रखना है कि पंचायती राज जो है वो 11वीं अनुसूची में मेंशन है, जिसमें कि पंचायत को जो भी टोटल विषय है वो 29 विषय है, यानी पंचायत 29 विषय पर काम कर सकती है। उसके बाद याद रखना है कि 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट अब जो लास्ट है 12वीं अनुसूची है। तो 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां। तो 11वीं अनुसूची में है पंचायत की शक्तियां, और 12वीं अनुसूची में है नगर पालिकाओं की शक्तियां। तो नगर पालिका कितने विषय पर काम कर सकती है, वो है 18 विषय, टोटल 18 विषय है नगर पालिका जिस पे काम कर सकती है। लेकिन पंचायत के पास कितने विषय होता है, वो होता है 29। अब है कि ये 12वां संविधान संशोधन संविधान में कब जोड़ा गया, 12वें अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया,
तो वो याद रखना है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची। तो अब यहाँ पर याद रखना है कि 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। उसके बाद जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था और इस समय प्रधानमंत्री था राजीव गांधी। उसके बाद है 11वीं अनुसूची को जो में क्या है, पंचायतों की शक्ति है या फिर पंचायत है, जिसमें कि पंचायत को 29 विषय पे काम करने का अधिकार है। उसके बाद 11वीं अनुसूची जो जोड़ा गया है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। उसके बाद 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका की शक्ति या फिर नगर पालिका, याद रखना है 12वीं अनुसूची में है और नगर पालिका को 18 विषय पर काम करने का शक्ति है। उसके बाद है कि 12वीं अनुसूची जो जोड़ा गया है वो किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, वो है 74वां संविधान संशोधन 1992। तो आई होप कि यहाँ पर जितना भी अनुसूची डिस्कस किया गया है, टोटल 12 अनुसूची डिस्कस किया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, जो कि है टोटल अनुसूची 12। इसमें क्या है कि अलग अलग एग्जामों में इससे सवाल पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी का बहुत सारा चैप्टर जो है ऑलरेडी डाला जा चुका है। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो जहां मैं अभी सर्कल कर रहा हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर लास्ट में एंड स्क्रीन में एक प्ले लिस्ट शो होगा जिसका नाम है पॉलिटी। तो वहाँ जाकर आप जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।